मुलाकात हुई, क्या बात हुई। दिल्ली में योगी और मोदी की मुलाकात हुई तो यूपी की सियासत में नई हलचल दिखने लगी और योगी के दिल्ली दौरे के सियासी मायने खंगाले जाने लगे। यूपी में 2022 का चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन सत्ता के समीकरण दुरुस्त करने की कवायदें अभी से शुरू हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों की आहट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से मिलने लगी। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इससे पहले वो कल अमित शाह से भी 2 घंटे तक मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात को योगी आदित्यनाथ ने एक शिष्टाचार भेंट बताया। मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। योगी आदित्यनाथ भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रहे हों, लेकिन इस मीटिंग को यूपी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का असल मकसद यूपी चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। माना जा रहा है कि यूपी के चुनाव में चेहरा तो मोदी और योगी का ही होगा, लेकिन चुनावी रणनीतियां बनाने का काम अमित शाह ही करेंगे। संकेत है कि यूपी के चुनाव में भी अमित शाह का पुराना फॉर्मूला ही आजमाया जाएगा। अमित शाह 2013 में यूपी के बीजेपी प्रभारी थे। अमित शाह की रणनीतियों से यूपी में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह एक्शन में है। इस बार भी उन्होंने यूपी की चुनावी रणनीतियों की कमान संभाल रखी है, लेकिन बीजेपी को अंदाजा है कि इस बार यूपी का रण आसान नहीं होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लगे हैं। कुछ विधायक भी योगी सरकार की कार्यशैली से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी के सामने ओबीसी वोट बैंक को साधने की चुनौती है। चुनाव के लिहाज से जातीय समीकरण दुरुस्त करना है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें पार्टी वक्त रहते साध लेना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव से महीनों पहले ही तैयारियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूपी का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी हैं और अगले साल होने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की पहली परीक्षा हो सकता है। यूपी में अपने सियासी किले को बचाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों में यूपी सरकार को लेकर मिले फीडबैक से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में हलचल बढ़ गई थी। वक्त रहते सियासत को साधने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को जो फीडबैक मिला, उसमें पार्टी को होने वाले वोट बैंक के नुकसान का अंदेशा था। कोरोना की दूसरी लहर में बदइंतजामी और विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रही थी। चुनाव में नुकसान की आहट मिलते ही बीजेपी इसकी भरपाई की कोशिश में जुट गई। बीजेपी जानती है कि वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो नुकसान बड़ा हो सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी यूपी की सियासत के सिंहासन पर दोबारा काबिज होने के लिए 8 फॉर्मूलों पर काम कर रही है। ये 8 फार्मूले आरएसएस, बीजेपी नेताओं और जमीनी आधार से मिले फीडबैक से तैयार किए गए हैं। बीजेपी के इन 8 फॉर्मूलों में पहला है नेतृत्व। बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य में ना तो सरकार में कोई परिवर्तन होगा और ना ही संगठन में। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ को सीएम उम्मीदवार घोषित करके लड़ा जाएगा या सामूहिक नेतृत्व में। बीजेपी ने असम और गोवा में सत्ता में रहते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उत्तराखंड में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया। योगी का चेहरा आगे रखने में असमंजस इसलिए है क्योंकि उनकी कार्यशैली पर पार्टी में मतभेद है। सत्ता को साधने के लिए बीजेपी का दूसरा फॉर्मूला है संगठन। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को नहीं बदला जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव की हार को उन पर मढ़ने की कोशिश की गई है,
लेकिन बीजेपी इस संगठन को चाक चौबंद रखना चाहती है। अभी ठाकुर मुख्यमंत्री और पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष का फॉर्मूला अगड़े पिछड़े के समीकरणों को संतुलित करता है। सुशासन पर जोर। बीजेपी के कुछ विधायकों की शिकायत थी कि यूपी के प्रशासन पर नौकरशाही हावी है। अगले 6 महीनों में बीजेपी इस धारणा को दुरुस्त करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने सीएम को विधायकों से संवाद बढ़ाने को कहा है। विकास योजनाओं को पूरा करना। योगी सरकार ये भी समीक्षा कर रही है कि सरकारी ऐलानों पर कितना अमल किया गया। अगले 6 महीने में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है। सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दे रही है। जातीय समीकरण दुरुस्त करना होगा। बीजेपी को मिले फीडबैक के मुताबिक जाट और ब्राह्मणों की नाराजगी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बीजेपी जातीय समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में इनकी नुमाइंदगी बढ़ाकर तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण योजना पर जोर देने की रणनीति बनाई है। इस अभियान के तहत बीजेपी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी। सरकार लोगों को बताएगी कि 23 लाख दिहाड़ी मजदूरों को 230 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कोरोना की पहली लहर में प्रवासी श्रमिकों का ध्यान रखा गया। दूसरी लहर से प्रभावित लोगों के लिए भी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। नए दलों से गठबंधन। फीडबैक के मुताबिक पिछले 4 साल में सहयोगी दलों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। ओम प्रकाश राजभर इसीलिए छोड़कर चले गए। अब अपना दल और निषाद पार्टी को मनाने का प्रयास हो रहा है। अमित शाह के साथ अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की मुलाकात इसी का इशारा है। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण कार्य और अयोध्या, मथुरा और काशी को आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित करने की बात को जनता के सामने रखेगी। दीपावली के मौके पर अयोध्या में दीप जलाने का विश्व कीर्तिमान लोगों को याद दिलाया जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि ये 8 फॉर्मूले योगी सरकार को एक बार फिर सत्ता की चाबी थमाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में जनता की नाराजगी, विधायकों की तनातनी और जातीय समीकरण की चुनौतियों का हल बीजेपी इन्हीं 8 फॉर्मूलों के जरिए ढूंढ रही है। अगर फॉर्मूले काम कर गए तो इन्हीं 8 से एक बार फिर होंगे योगी के ठाठ। यूपी के चुनावी समीकरण पर बीजेपी के मंथन से सूबे की सियासत की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रियों और विधायकों से मंत्रणा करने के बाद दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। यूपी में बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव की चुनौतियों से निपटने का सियासी फॉर्मूला तलाश रही है। चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली है, लिहाजा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता को साधने की कवायद शुरू हो गई है। 2019 के चुनाव में अमित शाह के फॉर्मूले ने यूपी की सियासत को बदलकर रख दिया था। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक और बीएसपी के दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया था। बीजेपी एक बार फिर गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। यूपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की तनातनी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ओबीसी वोट बैंक को साधने में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों जुटे हैं। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी जी जान लगा देना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति की आहट उसी वक्त मिलने लगी थी जब जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ब्राह्मण वोट बैंक का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने जहां जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव खेला है। सूत्रों की माने तो जितिन प्रसाद को मंत्री पद मिल सकता है। अमित शाह से योगी के मिलने के बाद अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की।
सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। यूपी सरकार में भी अपना दल के 2 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। शाह ने निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि बीजेपी अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी की नाराजगी भी दूर करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की जीत में ब्राह्मण वोट बैंक के अलावा ओबीसी ने एक अहम योगदान दिया था। बीजेपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को भी मनाने की कोशिश में जुटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। राजभर सत्ता में आने के 1 साल बाद से ही ओबीसी समुदाय के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देते रहे हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमले बोल रहे थे, लिहाजा कैबिनेट से उनकी छुट्टी कर दी गई। हालांकि राजभर के रुख से लग रहा है कि वो इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं। दिल्ली से और लखनऊ से तमाम एजेंसियों से सर्वे हुए। सर्वे में इनका आया कि 100 सीट भी नहीं पा सकते। ये सर्वे में आया तो हलचल मच गई। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम मीटिंगें, बैठकों, मिलना जुलना सब चल रहा है। वही उसकी एक कड़ी है यह। अब ज़रूरत है कि जिन लोगों ने 17 में सरकार बनाई, जैसे ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, मिलकर के ही 17 में बीजेपी की सरकार बनी। अब वो खोज रहे हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है दूध की, वोट रूपी दूध की, तब दूध देने वाले लोगों को खोजा जाता है। जब सरकार बन जाती है तो लाठी मार के खदेड़ दिया जाता है। मोदी के सत्ता में आने से पहले अमित शाह को यूपी का कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद अमित शाह ने ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक का यह फॉर्मूला तैयार किया, जो पिछले 2 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हिट रहा। ऐसे में ओबीसी नेताओं की नाराजगी ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी। अब उस फॉर्मूले को मजबूत करने पर काम तेज हो गया है। यूपी के कई और नेताओं की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात से ये थ्योरी और पक्की हो रही है। एक बात तो पक्की है कि बीजेपी एक बार फिर अमित शाह के फॉर्मूले के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है।